नमस्कार। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुदलेश्वर राम। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की 7 से लेकर 14 मई तक की एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को देखेंगे इस वीडियो में। आज की पहला प्रश्न है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह दोनों प्रक्रिया में राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। कथन 2, यह नियोजित के बॉटम अप दृष्टिकोण पर केंद्रित है। कथन 3, यह विकास कार्यक्रम के लिए धन आवंटित करने के लिए जिम्मेदार है। कूट का प्रयोग करके सही कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 और 2 कथन सही हैं। नीति आयोग भारत सरकार के सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह एक नोडल एजेंसी है जो आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करती है और बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग करके आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। कार्यक्रम और योजना के लिए धन आवंटित करने की शक्ति वित्त मंत्री में निहित है, इसलिए तीसरा कथन गलत है। प्रिय व्यूअर्स, यदि आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और यदि हमारा यह प्रोग्राम आपके लिए उपयोगी हो तो हमारा चैनल बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य प्रेस करें। और हाँ, वीडियो शेयर ज़रूर करें। आपकी एक शेयर हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक जारी करता है? ऑप्शन ए OECD, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी अंकटाड, ऑप्शन डी विश्व बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी विश्व बैंक। लॉजिस्टिक फॉर्मेशन इंडेक्स यानी कि LPI विश्व बैंक द्वारा बनाया गया एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जो देशों को व्यापक लॉजिस्टिक्स पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है तथा यह इंगित करता है कि वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन ए, इनमें 180 देश में मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर का आंकलन किया जाता है। कथन बी, ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन द्वारा हर 2 साल पर प्रकाशित किया जाता है। कथन सी, इस साल भारत का स्थान 180 देशों की सूची में 150वां है। कथन डी, यह 3 मई को यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन जारी किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि असत्य कथन है ऑप्शन बी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक को रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर संगठन द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। इसमें 180 देश में मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर का आंकलन किया जाता है। यह सूचांक मीडिया की स्वतंत्रता के निर्भर के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें मीडिया में बहुलवाद, मीडिया की प्राप्ति आज़ादी,
कानूनी तंत्र की गुणवत्ता और पत्रकारों की सुरक्षा जैसी बातों का आंकलन किया जाता है। बीते 3 मई को जारी इस साल के सूचांक के मुताबिक नॉर्वे प्रथम, डेनमार्क दूसरे, स्वीडन तीसरे, एस्टोनिया चौथा और फिनलैंड 5वें स्थान पर है, जबकि उत्तर कोरिया 180 देशों और क्षेत्र की सूची में सबसे नीचे है। यदि भारत की बात करें तो ये पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। ये रिपोर्ट्स विदाउट्स बॉर्डर संगठन द्वारा हर 2 साल में प्रकाशित किया जाता है, इसमें कहा है, लेकिन हर साल इसकी प्रकाशन किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का असत्य कथन ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात कवि और साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन ए, ये एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। कथन बी, वे एकमात्र कवि हैं जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। कथन सी, इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कथन डी, बंगाल विभाजन के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि इस प्रश्न का सत्य कथन है ऑप्शन डी। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। ये विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टि थे। 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। 7 अगस्त 1941 को इसकी निधन हो गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी असत्य कथन ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कैदियों के लिए एक जीवहाला योजना शुरू की है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के जेल विभाग ने राज्य के कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की है। भारत में कैदियों के लिए शुरू की गई ये अपनी तरह की पहली योजना है। हालांकि अभी इसे पायलट तौर पर लागू किया गया है। बाद में इसे 60 जिलों में लागू किया जाएगा। इसके तहत कैदियों के परिवार के सदस्यों को कैदियों के नाम पर बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये का कर्ज दिया जाएगा। इस पर 7% ब्याज दर लागू होगी। कैदी इस ऋण का उपयोग अपने परिवार के सदस्यों के इलाज, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और कानूनी शुल्क आदि के लिए कर सकेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, एडिस मच्छर के काटने से होने वाले रोग है या हैं? कथन 1 डेंगू, 2 पित्त ज्वार, 3 चिकुनगुनिया, 4 मलेरिया। कूट है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। एडिस मच्छर के काटने से डेंगू, पित्त ज्वार,
चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फिलेरियोसिस होता है, जबकि एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। केवल 1, 2 और 3 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पेट्रोलियम ईंधन चलित वाहनों से उत्सर्जित होते हैं? 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 मीथेन, 3 ओजोन, 4 नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कूट हैं ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 1 और 4, डी केवल 2 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। पेट्रोलियम ईंधन चलित वाहनों से मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, लेकिन साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन का उत्पादन भी होता है। ओजोन का उत्सर्जन पेट्रोलियम ईंधन चलित वाहनों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। यह प्रायोगिक हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से युक्त रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप वायुमंडल में बनते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, G7 के प्रतिनिधि हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कहाँ एकत्रित हुए हैं? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जर्मनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण जारी करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ऑप्शन बी श्रम ब्यूरो, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो द्वारा एकत्रित QIS भारत की गैर कृषि अर्थव्यवस्था के 9 क्षेत्रों में 10 या अधिक श्रमिकों वाले संगठनों में रोजगार की स्थिति का आकलन करता है। यह क्षेत्र है विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां, IT या BPO और वित्तीय सेवाएं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी श्रम ब्यूरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 नामक योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है झारखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर इन्होंने घोषणा की कि अगर लाडली लक्ष्मी कन्या मेडिकल, IIT, IIM और अन्य संस्थाओं में प्रवेश लेती हैं तो सरकार उनकी पूरी फीस का भुगतान करेगी। कक्षा 12वीं पास कर कॉलेज में प्रवेश लेने वाले लाडली लक्ष्मियों को 25,000 रुपये 2 किस्तों में अलग से दिए जाएंगे। राज्य में हर वर्ष 2 मई से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कन्या शिशु के जन्म से लेकर विवाह तक की संपूर्ण जिम्मेदारी की पूर्ति के लिए 1 अप्रैल 2007 में
लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई थी। राज्य में इस वर्ष अप्रैल तक 42 लाख से अधिक कन्याओं का लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया जा चुका है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। इस सेशंस का यह लास्ट प्रश्न था। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ए राजस्थान, 2 मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 पश्चिम बंगाल। आपके लिए कूट है ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ में आप ये भी बताएं कि आपको हमारी यह प्रोग्राम कैसा लगा। आपकी सुविधा के लिए इस सभी कंटेंट की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शंस में दी गई है, डिस्क्रिप्शंस ज़रूर चेक करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशंस पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।